थे। डॉक्टर नगेंद्र के मत को एक वाक्य में क्या कहते हैं? छायावाद किसके विरुद्ध किसका विद्रोह है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और बिहार में या यूपी में यह सवाल पूछा भी गया है, यही सवाल पूछा गया है। तो स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल का बेसिक मतलब होता है मोटा, भारी। तो जो मोटा है, भारी है, उसको बोलते हैं कि वह स्थूल है। और सूक्ष्म का मतलब होता है पतला, हल्का, लघु। स्थूल में विशाल भी कर सकते हैं, जो विशाल है, और पतला है, हल्का है और लघु है, वो सूक्ष्म है। ठीक है। आजकल सुंदर होने के लिए कैसा होना जरूरी मान लिया गया? स्थूल या सूक्ष्म? सूक्ष्म भी ऐसा कि नजर ही ना आए व्यक्ति, इतना सूक्ष्म हो। हड्डी, वो जो पढ़ता हूं ना मैं मैथिशन गुप्ती की कविता, वह पीठ उनका वह पीठ पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। तो मुझे आज के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट याद आ जाते हैं कि वहां भी ऐसा लगता है कि कुपोषण से ग्रस्त युवतियां सौंदर्य की प्रतिस्पर्धा में लड़ाई लड़ रही हैं। क्योंकि आजकल सौंदर्य की धारणा में ये बात है, तो होता है, समय के साथ चेंज होता ही है हर समय सौंदर्य की धारणा क्या है। तो पतला, हल्का, लघु ये है सूक्ष्म, मोटा, भारी और विराट, विशाल ये है स्थूल। पर स्थूल का एक मतलब और भी है। ये तो हुआ दैहिक सेंस में। अगर वैचारिक सेंस में बात करें तो स्थूल का मतलब है मोटी समझ वाली बात। मोटी समझ। जिस व्यक्ति को बहुत मोटी बात समझ में आती है, जैसे ही बात थोड़ी गहरी होती है वैसे ही बात समझने से इनकार कर देता है, हड़ताल कर देता है कि ये बात नहीं समझूंगा क्योंकि ये गहरी हो गई है। स्थूल है गहरी समझ। तो सही भाव क्या हुआ कि छायावाद मोटी समझ के विरुद्ध सूक्ष्म और गहरी समझ का आंदोलन है। स्पष्ट हुआ? क्या आप परीक्षा में लिख के आएंगे स्थूल का मतलब मोटा, मोटी समझ ये सब होता है? नहीं ना, ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप अपनी बात को ठीक से लिख सके। इन शब्दों का प्रयोग वहां मत कीजिएगा। तो सवाल ये भी है कि मोटी समझ किसकी थी जिसके विरुद्ध आंदोलन हुआ? एक सवाल ये भी तो है। तो मोटी समझ मुख्य रूप से द्विवेदी युग की थी। ये कहते हुए थोड़ा खराब लगता है, लेकिन सच यही है। आप ये ना लिखना चाहें तो कहें कि पूर्ववर्ती कविता में ऐसा हो रहा था। ठीक, उनका नाम हटा लीजिए, क्या दिक्कत है। तो द्विवेदी युग में या छायावाद से पहले की कविता में हम दो स्तरों पर देखेंगे। पहले स्तर पर देखिए विषय वस्तु, दूसरे स्तर पर देखिए शैली। विषय वस्तु के स्तर पर द्विवेदी युग की कविता में क्या था? विषय वस्तु का वैविध्य तो बहुत ज्यादा था। समाज की बातें, संस्कृति की बातें। जब कोई व्यक्ति समाज और संस्कृति की बातें करे बड़े पैमाने पर, तो हम ये कहेंगे कि विराट बात कर रहा है, बड़ी बात कर रहा है, उसने बड़ा कैनवस लिया है। उस बड़े कैनवस की तुलना में छायावाद ने कैनवस को छोटा कर दिया और कहा कि समाज संस्कृति अपनी जगह है, हम तो एक एक व्यक्ति की आजादी की बात करेंगे। तो भारतेंदु युग का नव जागरण, जो कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित था, उसे शामिल रखते हुए द्विवेदी युग का नव जागरण सांस्कृतिक बिंदु पर पहुंचा। द्विवेदी युग के सांस्कृतिक नव जागरण को और आगे बढ़ाते हुए और सूक्ष्म बिंदु पर ले जाते हुए छायावाद ने एक एक व्यक्ति की स्वाधीनता की बात की। और इसलिए विषय वस्तु के स्तर पर अब व्यक्ति केंद्र में है, व्यक्ति के स्वातंत्र्य की चेतना केंद्र में है। इसलिए हम कहते हैं कि सूक्ष्म स्तर पर बात चली गई है, एक एक व्यक्ति अब कविता के केंद्र में आ गया है। दूसरा आप देखेंगे कि जो चिंतन भी है, जैसे हम कहें कि एक स्थूल तरीका यह हो सकता है विषय वस्तु के मामले में कि आप आजादी के आंदोलन के नारे लगाएं। आजादी के नारे, ये मैं द्विवेदी युग की तुलना में नहीं कह रहा हूं, एक सामान्य बात कह रहा हूं। उस समय ऐसी अपेक्षा थी कि आजादी का आंदोलन चल रहा है, तो नारे तुम क्यों नहीं लगा रहे भाई, तुम चारों कवि क्या कर रहे हो? इस स्थूलता को स्वीकार करने के बजाय द्विवेदी युग ने कहा कि हम, छायावाद ने कहा कि हम
आजादी के आंदोलन का रोज नामचा नहीं लिखेंगे, बल्कि मूल्यों के स्तर पर आजादी के आंदोलन को स्वीकार करेंगे। ये फिर क्या हो गया, स्थूल की जगह सूक्ष्म हो गया। देखिए, मोटी बुद्धि का आदमी घटनाओं की बात करता है। आपने सुना है ना, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में रहते हैं। यहां कंपनी का मतलब किसी से साथ, आपका साथ कैसा है। बहुत प्रसिद्ध कथन है कि सबसे बड़े मूर्ख लोग जो है ना, वो दूसरे व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में तो हर व्यक्ति करता है, कभी कभी तारीफ के लिए भी करता है, कभी कभी आलोचना के लिए भी करता है, उतना तो ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की रुचि हर समय दूसरे व्यक्तियों के बारे में ही बात करना है, और वो भी नेगेटिव बात करना है, इसकी बुराई उसकी बुराई, तो इसका मतलब उससे हल्का चरित्र किसी और का नहीं हो सकता। तो सबसे छोटी बुद्धि के लोग व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, उससे बेहतर लोग घटनाओं के बारे में बात करते हैं, उनसे बेहतर लोग विचारों के बारे में बात करते हैं। विचार नया क्या है, विश्लेषण है, नई थॉट आई है, नया आइडिया आया है, ये सब बात करते हैं। तो इनमें सबसे सूक्ष्म कौन हुआ, जो आइडियाज की बात करेगा, विचारों की बात करेगा। और सबसे स्थूल कौन हुआ, जानते हो चौधरी साहब के घर में क्या चल रहा है, ये वाला जो है सबसे स्थूल व्यक्ति है, ये वाला। तो इन लोगों ने क्या कर दिया है, हम आजादी के आंदोलन के नारे नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हम ये सब नाटक नहीं करेंगे, ये सब बचकानी बातें हैं। आपको दुख हुआ होगा कि जिस कविता को पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, उस कविता को बचकानी बता दिया इसने कमबख्त ने। आज अजीब हाल है इसका, क्या करें। हम तो राष्ट्र कवि को ही बता चुके हैं कि उनका लिखा हुआ थोड़ा हल्का ही होता है, राष्ट्र कवि है अलग बात है। लेकिन अब झांसी की रानी की तारीफ में कसीदा, ये कोई ऐसी महान कविता नहीं है कि आप कविता के प्रतिमानों पर उसको महान मानेंगे। आप ये कह सकते हैं कि उस कविता से उद्बोधन हुआ, बहुत सारे लोगों को जोश हुआ, और बहुत सारी स्त्रियां अपने अपने घर में झांसी की रानी बनी, और उन्होंने अपने घर में ही अपना शत्रु ढूंढा और उसको ठीक किया। वो सब है उसका योगदान, लेकिन कविता के तौर पर बहुत कमाल की नहीं। तो दो बातें हो गई, व्यक्ति हो गया और आजादी का मूल्य हो गया। अब आइए शैली के स्तर पर। द्विवेदी युगीन शैली के केंद्र में क्या थी, अभिधात्मकता। यहां क्या हो गई है, लक्षणात्मकता या लाक्षणिकता। अभिधा सपाट कविता होती है, लाक्षणिकता में जो चमत्कार है ना, जो सूक्ष्मता है, उसकी बात अलग है। इसके बाद वहां पर थी गद्यात्मकता, यहां है प्रगीतात्मकता। गद्यात्मक का मतलब है कि एकदम गद्य जैसा ढांचा बन गया है, उसमें कुछ कविता वाला इमोशन नजर नहीं आ रहा है। और तीसरी बात थी, वहां थी इतिवृत्तात्मकता, और यहां है भाव प्रवणता। भाव प्रवणता समझते हैं, मतलब भावों की तीव्रता। तो इतिवृत्तात्मकता के स्थान पर भाव प्रवणता, गद्यात्मकता के स्थान पर संगीतात्मकता या प्रगीतात्मकता, और अभिधात्मकता के स्थान पर लाक्षणिकता। इन तीनों चीजों ने मिलकर छायावाद के शिल्प को इतना सूक्ष्म बना दिया। इसका नुकसान भी है, हर व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, लेकिन जो इसको समझेगा वो इसका आस्वादन गहरे स्तर पर कर पाएगा। ये इस कविता की विशेषता है। तो क्या आप डॉक्टर नगेंद्र की मान्यता को अपने शब्दों में लिख पाएंगे, 200 शब्दों में, कि स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह होने का मतलब क्या है? ठीक है।